नमस्कार और मिलती भी भारत में स्वागत। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के संविदा कॉन्ट्रैक्टरों और परिचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दुभागा बस डिपो से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने यूपीएसआरटीसी में समायोजन की मांग उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने परिवहन सेवाओं को निजी कंपनी एसएस इंटरप्राइजेस को सौंपे जाने का भी विरोध किया और राजधानी के हजरतगंज जीपीओ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी प्रदर्शनकारी कंडक्टरों और परिचालकों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को इको गार्डन भेज दिया गया और फिलहाल कर्मचारियों की मांगों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी हुई है। हमारा नाम प्रियंका है और हम दुबग्गा डिपो में कंडक्टर पद पे तैनात थे। 2021 से हमको 5 साल हो गया है, लेकिन अब हम लोगों को निजीकरण कंपनी में सौंपा जा रहा है, लेकिन हम लोग उसमें कार्य नहीं करेंगे। हमको 5 साल विभाग में काम कराया है और हम निजीकरण कंपनी में हमको दे रहे हैं, लेकिन मैंने 5 साल विभाग में काम किया है तो विभाग में ही काम करेंगे, हम कंपनी में नहीं काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, क्योंकि हर लड़कियों के लिए, हर महिलाओं के लिए संविदा पे भर्ती निकालते हैं यूपीआरटीसी में सब लड़कियां महिला, लेकिन हमको 5 साल संविदा पे कार्य कराने के बाद हमको निजीकरण कंपनी में सौंपा जा रहा है। हम नहीं कार्य करेंगे। हमारी एक ही मांग है, हमारी एक ही गुहार है मुख्यमंत्री से, हमें पता है हमारी वो सुनेंगे, लेकिन हमें एक ही है, हमको संविदा पे थे, संविदा पे ही रहेंगे। हमारी उनसे एक ही मांग है, मेरी संविदा बरकरार रखें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी संविदा पे थे, संविदा पे ही रहें, चाहे मुझे कहीं ट्रांसफर यूपीआरटीसी में दे दें, यूपी में 76 जिले कहीं भी दे दें, हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमारी संविदा पे ही कार्य करना चाहते हैं, संविदा पे ही करेंगे, हम निजीकरण कंपनी में नहीं जाएंगे। आवाज दो। मैं संविदा परिचालक गोपेंद्र गोस्वामी, जो 2021 की भर्ती में दुबग्गा डिपो पे आया हुआ था और अब हमें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। हमारी मांग सरकार से और अपने विभाग से यही है कि या तो हमें यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफ़र दें और हमारी संविदा बरकरार रखें। हमें निजी हाथों में नहीं जाना है, एसएस कंपनी के हाथों में नहीं जाना है, हमें संविदा पे ही रहने दें और यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफर दे दें। हमारी यही मांग है। आप लोगों की मांगे नहीं पूरी तो लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी, हमारी लड़ाई मतलब कि हमारे परिवार के लिए, हमारे नौकरी के लिए है, हमारे बाल बच्चे हैं, उनके लिए हमारी लड़ाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन ऐसे ही आगे चलता रहेगा और विभाग से और सरकार से हम उम्मीद है कि हमारी मांग जल्द पूरी करें। मेरा नाम अंकुर गुप्ता है, मैं दुबग्गा डिपो में प्रचालक पद पे हूँ और हमारी मांगे ये हैं कि हम लोगों को जो संविदा पे भर्ती किया गया था उसी आधार पे या तो हमको यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफ़र दिया जाए या फिर हम लोगों को यहीं पे संविदा के आधार पे काम लिया जाए। हम लोगों को एसएस इंटरप्राइजेज में नहीं जाना है, ये है हमारी मांग है। अगर मांगे नहीं पूरी तो लगातार कई दिनों से आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, हम लोग जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएंगी, हम लोग अनवरत इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे अगर नहीं मांगे होते तो आगे चल के भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। क्या लगता है कि परिचालक हैं जो लगातार हड़ताल पर हैं और अगर आप लोग हड़ताल पर हैं तो क्या लगता है आपको कार्य करना है, क्या चीज़ें चल रही हैं? हम लमसम में हम लोगों की 2021 में 326 की भर्ती हुई थी। 326 में प्रेजेंट टाइम में लमसम में 240 से 250 के आसपास से परिचालक मौजूद हैं। वो पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर रखा है और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो बसें संचालित की जा रही हैं वो कानपुर से परिचालक बुलाए गए हैं, प्राइवेट एसएस कंपनी ने अपने बुलाए हैं, उन्हीं के आधार पर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर इनकाउंटर मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यदि कमलेश विंध्य दोषी था तो उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया है कि कमलेश विंध्य इस मामले का मुख्य आरोपी नहीं था
और पुलिस को मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और डॉक्टर निषाद ने इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि मृतक की पत्नी ने थाने में मारपीट का आरोप लगाया है, जिनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा रासुका लगाने की चेतावनी पर भी सवाल उठाए और कहा है कि किसी विशेष समाज को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले में न्याय नहीं मिला तो वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और न्यायालय के समक्ष उठाएंगे। डॉक्टर निषाद ने कहा है कि ऐसी घटनाएं सरकार और समाज के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है। गंभीर मुद्दे पर सभी पत्रकार बंधुओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर में हुए इनकाउंटर मामले में एक स्पष्ट मानना मेरा कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, लेकिन अगर कोई जाति नहीं होती है, लेकिन कमलेश बिंद अगर कुछ अपराध किया था तो उसकी सज़ा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। कानून तय करे कि कितनी बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद कहीं से भी मुख्य आरोपी नहीं था और इनकाउंटर कराया गया। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन में। मैं जब जेल में था तो वहाँ ढेर सारे पुलिसकर्मी मिलते थे और जो इस तरीके के गलत मामले में उन्हें मतलब चढ़ा के कराया गया था वो सारे लोग आरोपित थे। आज के दिन में कुछ मेरे सवाल हैं उस गाजीपुर पुलिस को देना पड़ेगा कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया। जब पीड़िता काउंटर होने वाले की बीबी कह रही मेरे सामने पकड़े गए, मेरे सामने पिटाई हो रही थी, मेरे सामने थाने ले गए, तो किन परिस्थितियों में इनकाउंटर किया गया? तो पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर उसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता और संविधान में आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करने का पूरा प्रावधान है। अब तो पुलिस कोर्ट में गेट पर, पुलिस जो है कोर्ट के गेट पर, पुलिस सड़क पर खड़ी रहती है तो उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके मौलिक अधिकारों का कानून है। अगर वो जाता तो मालूम हो कि अगर गलत है तो न्यायालय में जाके साबित हो। न्यायालय के पास बड़ी सज़ा देने का व्यवस्था है, फांसी पर सज़ा सबके सामने उसको करने का है, आजीवन कारावास का, जैसे जैसे प्रावधान है उस हिसाब से करने का है। जब आप जानते थे कि इनकाउंटर के बाद समाज में रोष का माहौल होगा, तो आपका LIU या आपका जो व्यवस्था था, लोकल पुलिस जो थी, वहाँ बीट की पुलिस थी, आपके मुखिया, तमाम ऐसे तंत्र होते हैं जो सरकार के वो बता देते हैं कि क्या होगा। इसकी सूचना क्यों नहीं मिली? और परिजन और सामाजिक विरोध तो झेलना ही पड़ेगा अगर इस तरह के का है, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की आज के दिन में? और आपने मृतक के शव को ले जाते समय पर्याप्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अगर लगाई होती तो शायद उनको समझाई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। आज के दिन में आंदोलन करना सभी लोगों का लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, सबको अपनी आवाज़ को करने का अधिकार दिया गया है। और कि आपका बयान है कि आप सभी पर रासुका लगाएंगे, तो ये कितना बड़ा दहशत फैलाने का मामला है। मैं सामाजिक नेता हूँ, पहले बाद में राजनीतिक नेता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर रासुका लगाएं या हमारे सारे कार्यकर्ताओं पर लगाएं, तब पीड़िता पर लगाएं। जिसका पति खोया उस पर रासुका लगाएंगे, क्या जाएगा? अभी अगला चुनाव है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पहले हमारे ऊपर रासुका लगा दें, फिर बाद में वहाँ के पब्लिक ऊपर लगाएं। गाजीपुर पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि निषादों का इतिहास गाजीपुर में अच्छे से परिचित है कि आपके काले कानून की भांत कह दे रहे हैं कि रासुका लगाएंगे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में अंग्रेज़ों ने भी यही अन्याय किया था और हमारे समाज के साथ, और आज आप कर रहे हैं। और उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाने का नतीजा क्या कि उल्टी गिनती शुरू हुई अंग्रेज़ों की, पूरी दुनिया में उनको वापस जाना पड़ा और सभी देश दुनिया में धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए।
दिल्ली में बसपा विधायक मैथिली ठाकुर ने युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही थी जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वह स्वयं को उन युवाओं में से एक मानती है। और मैथिली ठाकुर ने कहा है कि यह उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है। और उन्होंने बताया कि इस वर्ष आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स के दौरान अनेक युवाओं को प्रधानमंत्री से संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वे ऐसे देश की नागरिक है जहां युवाओं की उपलब्धियों और सफलता का सम्मान किया जाता है। साथ ही उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ना है जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहा हो, आज बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं भी उन 1 लाख युवाओं में से एक यंग लीडर के रूप में आप सभी के सामने खड़ी हूँ। और ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हम करोड़ों युवाओं के अभिभावक के रूप में देखती हूँ जो हमारे पोटेंशियल को समझते हैं, हमारी बात सुनते हैं। इसी साल देख लीजिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बहुत सारे युवाओं ने जो विकसित भारत के लिए चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी के साथ, उनको बजट सत्र में जोड़ लिया गया। और हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही युवाओं को ऐसे पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आज के ही कार्यक्रम में अलग अलग सेक्टर्स के युवाओं को सम्मानित किया जा रहा है। तो सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पर युवाओं के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, सब पूरा देश मिलकर सेलिब्रेट करता है, प्रधानमंत्री मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ का माहौल कितना ही पॉजिटिव और कितना ही मोटिवेटिंग और कितना हेल्पफुल है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं भारत की एक नागरिक हूँ। अब मैं कह सकती हूँ कि मैं राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा भी हूँ अपनी राष्ट्र सेवा करने में। और बहुत खुशी होती है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो बहुत डायनामिक है। युवाओं के रोल मॉडल यंग अचीवर्स जब युवाओं के सामने आएंगे तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत आज ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब यंग क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे सारे क्रिएटर्स को सम्मानित किया जाए। और आज यूथ फॉर विकसित भारत ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे कि देश के सभी युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिलता है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने चुनावी गणित को लेकर बड़ा बयान दिया है। जोगाराम पटेल ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक है और सामान्य राजनीतिक स्थिति में बसपा समर्थक विधायकों की संख्या 125 से अधिक है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व द्वारा तय किए गए दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भी पर्याप्त संख्या बल है जिसके आधार पर उसका एक उम्मीदवार जीत सकता है। मंत्री ने दावा किया है कि इसके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार के जीतने की संभावना नहीं है दिखती। जोगाराम पटेल ने यह भी बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू होगी। उनके बयान को राज्यसभा चुनाव की राजनीति और संख्या बल का संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कि निर्विरोधी होगा, कोई 3 सीटें हैं, तीनों ने अपनी राजस्थान विधानसभा की जो गणित है 200 विधायक है और एक राज्यसभा के प्रत्याशी के लिए कम से कम 51 विधायकों की आवश्यकता रहती है उसके मत की गणना के अनुसार। और सामान्य व्यवहार में चूंकि हमारी जनसंख्या, हमारे विधायकों की संख्या 125 से भी अधिक है, इसीलिए 2 प्रत्याशी जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए वो आसानी से जीत पाएंगे। और कांग्रेस की जो संख्या है, विधायकों की संख्या है, वो 51 से अधिक है, इसलिए एक विधायक, एक सदस्य उनका भी जीत पाएगा। सामान्य व्यवहार में लगता है कि 2 मान्य सदस्य हमारे और एक विधायक कांग्रेस से जीत पाएंगे, बाकी कोई संभावना सामान्यतः नहीं लगती है।
कब तक नामांकन होगा? हमारा नामांकन आने वाली 8 तारीख को सोमवार को होगा। कल शाम को 7 बजे हमारे विधायक दल की बैठक है। हमारे संगठन के महामंत्री जो नवनियुक्त हुए हैं, आज उनका पदार्पण जयपुर में राजस्थान में होगा और कल वो विधायकों से रूबरू भी होंगे, अपना संदेश भी देंगे और उसके बाद हम सब मिलकर के 8 तारीख सोमवार को 11 बजे विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में सब एकत्रित होंगे और वहाँ से हम नामांकन प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में जाएंगे। बिहार की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था और विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सुरक्षा प्रदान करना सरकार का विषय है और सरकार आवश्यकताओं तथा संबंधित रिपोर्टों के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर राजद नेताओं की प्रक्रिया उनका अपना विषय है। वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि यहां एक सामान्य प्रक्रिया है और एमएलसी चुनाव नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न कराया जा रहा है। इनके इस बयान को बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी माहौल के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। जो सवाल उठा रहे हैं वह सरकार से संबंधित है और सरकार जो आवश्यकता समझती है, रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से सुरक्षा देने का काम, मुहैया कराने का काम सरकार करती है। और उसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया आरजेडी के लोगों ने दिया है वह उनका मामला है। उन्होंने सिक्योरिटी अपना वापस कर हाँ, तो प्रतिक्रिया में उन्होंने वापस किया है ना। सरकार ने कुछ आवश्यक कार्रवाई की और उन्होंने प्रतिक्रिया में वापस किया है। उनका विषय है, क्यों वापस किया, क्या किया, उनका विषय। सर, एमएलसी चुनाव के लिए जदयू और बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी किया गया है। इसमें निशांत कुमार का भी नाम और पवन सिंह भी पार्टी ने भी ऐलान कर कहा जा रहा है। हाँ, तो ठीक है, तो सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश जो एमएलसी बात के सवाल, तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और कोलकाता में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रही बल्कि केवल राज्य स्तरीय पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों में कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को चुनावी देते हुए कहा है कि पहले यह साबित किया जाए कि पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रिमा भट्टाचार्य की नियुक्ति और भूमिका पर सवाल उठाया। कबीर ने कहा है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य कई बार मंत्री रह चुकी है लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि इसी तरह के नेतृत्व को जिम्मेदारी दी जा रही है तो पार्टी की राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में नई बहस और को जन्म दे दिया है। पार्टी तो टूट गया, पार्टी तो नेशनल पर नहीं है, वो स्टेट पार्टी बन गया। तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी का क्या आदत है मैं तो समझा नहीं। पार्टी नेशनल रहेगी तो नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट का कोई वैल्यू रहेगी। तो पार्टी स्टेट पार्टी बन गया, वो भी तोड़ फोड़ गया। वो 80 एमएलए जो निर्वाचित होके आया, 2 को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन को एलओपी बना दिया। तो पार्टी का जो लीडर लोग का जो ऐलान करेगी, निर्णय लेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ एक मां के नाम पहल की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन बताया।
मुंबई में पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है तथा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान देश के समर्पित किया है। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाया और साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अरबों पेड़ लगाने के विजन को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष भारत में 113 करोड़ पौधे लगाए गए और उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में पेड़ों के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी, देखभाल की भावना विकसित करना है। पीयूष गोयल ने विश्वास जताया है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक जन भागीदारी अभियान के रूप में पूरी दुनिया में चर्चा की विषय बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का नाम उज्जवल किया, पर्यावरण की लड़ाई में पर्यावरण को सींचने में और पर्यावरण की चिंता करते हुए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम देश को समर्पित किया। कल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस था। मुझे भी सौभाग्य मिला तिरुपति बालाजी के दर्शन करके तिरुमला हिल्स में मेरे मां के नाम पे पेड़ लगाया। आज अपने निर्वाचन क्षेत्र और मातृभूमि संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में मेरी मां के नाम पे पेड़ लगाने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि पूरे विश्व में हमें अरब करोड़ों पेड़ हर वर्ष लगाकर उसको सींचना है, संभालना है, जिससे वो आगे चलकर पर्यावरण की बड़ी समस्या से विश्व को बचाए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को एक बार फिर तेज हो गई है। जम्मू में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया है। सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का दर्जा न होने के कारण बेरोजगारी, विकास कार्यों और पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं जैसे जोड़े मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र से मिलने वाला फंड केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के तहत आता है, जबकि राज्य का दर्जा मिलने पर विकास कार्यों का और मजबूती मिल सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार का अपना वादा पूरा करने की अपील की है और सुरिंदर चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वे दिल्ली तक मोर्चा करेंगे और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। होटल में उन्होंने वहां प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि डाची गांव में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहां से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के घर में कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों की डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहो हम टीवी भारत।